दुनिया में सबसे ज़्यादा कष्टदायक चीज़ सिर्फ एक ही होती है, वह होती है उसे अपनी मोहब्बत का इंतज़ार होना। यानी कि कोई भी इंसान किसी से भी जहाँ बेइंतहा मोहब्बत करता है, वह अपनी उस मोहब्बत को पाने के लिए, उसका दीदार पाने के लिए जब इंतज़ार करता है ना, वह इंतज़ार इतना कष्टदायक होता है कि कोई भी आदमी उस कष्ट को अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। एक लड़का जो कि अपनी चाहत को देखने के लिए बेताब है, परेशान है, दुखी हो रहा है और सोच रहा है कि उसको बस उसका दीदार हो जाए, लेकिन वह लड़की सामने ही नहीं आती है। अब मालूम नहीं उसको क्या हुआ है, लेकिन इस बात को लेकर वह मनोज बहुत ही ज़्यादा दुखी है और बार बार कोशिश कर रहा है यार उसकी जो प्रेमिका सरिता से उसकी निगाहें मिल जाएं, लेकिन सरिता तो भाई अपने जो बहन की शादी में ऐसी खो गई है, उसको ध्यान ही नहीं कि उसका आशिक भी उसका इंतज़ार कर रहा है। लगभग 4 दिन बाद जब वह वापस स्कूल लौटती है तो यहाँ पर वह जैसे अपने प्रेमी से निगाहों में पूछती है कि तुम ठीक हो ना, तो यहाँ पर वह जो मनोज है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हुए उससे कहता है तुम कहाँ गई थी, तुमको शर्म आनी चाहिए। अरे उस पर क्या बीतेगी, तुमने समझा ही नहीं। लेकिन जो मनोज है वह अपनी सीट से खड़ा होता है और सीधा बगल में बैठ जाता है सरिता के और उससे कहने लगता है अरे तुमने बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं सोचा। अरे तुम्हें सोचना चाहिए था कि उसका 4 दिन में क्या हाल हो जाना है। पता है उसने 4 दिन तक रोटी भी नहीं खाई है, ना कुछ पानी वगैरह पिया है, वह बहुत ही ज़्यादा दुखी है। अब सरिता कहती है फिर तुम जिंदा कैसे हो? तो वो लड़का कहता है कि सिर्फ तुम्हारा दीदार करने के लिए वह जिंदा है, अगर तुम कहो तो वह अभी अपनी जान दे दे। दोस्तों ये प्यार भरी बातें जब उन दोनों के बीच में हो रही होती हैं, अचानक स्कूल की बेल बजती है और सभी लोग इकट्ठे होने लगते हैं मैदान में सभी लोग इकट्ठे हैं, प्रार्थना वगैरह सब होती हैं। उसके बाद वापस वो अपने क्लासरूम में आ जाते हैं और बस उनका जो सिलसिला पिछले 1 साल से चलता आ रहा था वह अब फिर दोबारा से शुरू हो जाना होता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ के उस गांव की जहां पर इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले वे लड़के जिसका नाम मनोज है और वह लड़की जिसका नाम सरिता है, उनके प्रेम संबंध का किस्सा चारों तरफ है। और यहाँ पर सभी लोग यानी कि उस लड़की को भी समझाते हैं, उस लड़के को भी समझाते हैं कि भाई इतनी मोहब्बत ना करो, कल को तुम्हें वाकई में अलग होना है और फिर जब तुम्हारा अलग होना सामने आएगा तो तुम्हें बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं वह मनोज साफ शब्दों में मना करता है कि नहीं, वह सरिता से कभी अलग हो ही नहीं सकता, वह शादी तो सिर्फ इसी लड़की से करेगा, अन्यथा वह मर जाएगा। अब इस तरह की बातों को सुनकर सभी लोग हैरान तो होते हैं और वो कहते हैं कि पता नहीं भाई इसको कौन सा भूत चढ़ा हुआ है। दोस्तों फिर तो वह घड़ी भी आ जाती है जब उस सरिता की शादी कहीं और जगह तय कर दी जाती है। अब सरिता तो एक पुलिस कर्मचारी की पत्नी बनकर उसके पीछे पीछे चली गई, लेकिन यहाँ पर अकेला रह गया मनोज के पास भी उसके माता पिता का ऐसा प्रेशर होता है कि उसको अब उस सरिता के गांव को छोड़कर अपने गांव लौटना पड़ता है। दोस्तों उसके बाद होता है क्या, यानी कि वह सरिता उस लड़के मनोज को मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन यह उसकी आखिरी मुलाकात बन जाती है। उस आखिरी मुलाकात में क्या हुआ था, आप पूरी घटना के बारे में जानकारी पाकर वाकई में हैरान रह जाने वाले हो। दोस्तों आइए जानते हैं क्या हुआ है पूरे मामले में और कैसे वो आखिरी मुलाकात उस मनोज के लिए अंतिम मुलाकात बन गई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार बड़ी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हमको फेसबुक पर भी फॉलो अवश्य कर लें। और आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है लखनऊ उत्तर प्रदेश से। दोस्तों लखनऊ के अंतर्गत आने वाले इस गांव में जहां पर मनोज और सरिता दोनों पढ़ाई करते हैं, इस पढ़ाई करते समय दोनों की ऐसी मुलाकात होती है, वो पहले तो उनकी आंखें चार हुई हैं और यहाँ दोनों जब अपने अपने प्यार का इजहार करते हैं, ना तो सरिता ही मना कर पाती है और ना ही वह मनोज मना कर पाता है, क्योंकि दोनों दिखने में बेहद खूबसूरत, अच्छे हट्टे कट्टे नौजवान और भाई उम्र की उस दहलीज पर थे जहाँ पर उनके पैर बहकने ही थे। कहीं ना कहीं वह लड़की सरिता भी बस अपने आप पर काबू नहीं रख पाती और बस उस लड़के मनोज को अपना दिल दे बैठती है। अब यहाँ पर प्यार की शुरुआत भर ही तो है। अब तो उनका अकेले में मिलना जुलना, स्कूल में वो लोग साथ साथ बैठकर टाइम बिताने लगे, कभी फुलवारियों के पीछे, कभी स्कूल के पीछे की तरफ पेड़ों के पास, कभी कहीं। इस तरह से उनका टाइम तो बीतने लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग अपने प्यार को अधूरा समझ रहे होते हैं। एक दिन की बात, वह जो लड़का है
मनोज अपनी प्रेमिका सरिता से कहता है कि यार सच में उसके शरीर में कुछ गड़बड़ हो रही है, वह परेशान है, दुखी है, एक बार तुम ऊपर चलकर देख लो ना उसके शरीर में क्या हुआ है। दोस्तों वो लोग नसेनी के सहारे से छत के ऊपर तो चढ़ते हैं। और छत की जो ऊपर की जो मुंडेलियाँ हैं काफ़ी ऊंची ऊंची हैं, और बस इसी मुंडेली का इंतजार में था वह मनोज। और वहाँ पर जब सरिता को लेकर गया और सरिता को लेकर जैसे उस मुंडेली के पास लेटा, यानी कि वह ऐसा लेटा, वह सरिता को अपने साथ लेकर नीचे लेट गया। और दोस्तों सरिता और मनोज की ये जो मुलाकात थी ये और लोगों की नज़रों से तो बच गई थी, लेकिन उस छत पर वह उस लड़की सरिता के साथ पहली बार शारीरिक संबंध बनाने की गुजारिशें करने लगता है। और दोस्तों कहीं ना कहीं वह लड़की सरिता भी मनोज से मना नहीं कर पाती और बस अपने कपड़े निकालने लगती है। और दोस्तों यहाँ पर उन दोनों के बीच में ज़बरदस्त प्रेम संबंध बनता है, यानी कि दोनों एक दूसरे को चरम सुख तो दे रहे हैं। और जैसे उन दोनों के शरीर की उत्तेजना है और उस प्यार को पाकर एक दूसरे को संतुष्ट तो करते ही हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं एक ऐसी लत लग गई थी कि अब तो उस प्यार के चलते जहाँ घंटों घंटों उनकी फ़ोन पर बात हुआ करती है, वो लोग एक दूसरे से मिलने के लिए यानी कि गले लगाने के लिए और उस चरम सुख को प्राप्त करने के लिए मौका ढूंढा करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मनोज है, मनोज ने उस लड़की सरिता के साथ कई बार संबंध भी बनाए, लेकिन वह एक बात का खास ख्याल रखता, वह थी सावधानी। बिल्कुल वह निरोध वगैरह का इस्तेमाल करता, सावधानी बरतता और उसके साथ ही वह अपनी उस प्रेमिका यानी कि सरिता के साथ संबंध बनाया करता। सरिता को भी जैसे वह डोज मिलने लगी थी, अब तो सरिता के शरीर में अजीब तरह के बदलाव होने शुरू हो गए थे, यानी कि उसके बाहर भी सुडौल होने लगे, उसका शरीर भी अजीब तरह की हरकतें करने लगा, यानी कि उसकी जो जवानी है वह अब फूट फूट कर बाहर आने लगी थी। दोस्तों जिस प्रकार से वह सरिता के शरीर में बदलाव आने लगे, अब उसके जो माता पिता हैं वो उसकी तरफ बड़े ही गौर से देखा करती है। एक दिन की बात जब उस लड़की की माँ उससे पूछती है कि बेटी तेरे शरीर में अचानक से ये बदलाव क्यों होने लगे, यहाँ पर वह लड़की कहती है कि माँ वह कुछ भी नहीं कह सकती, दरअसल उसको ऐसा कुछ भी नहीं मालूम। दोस्तों उस स्कूल में एक दिन उस लड़के मनोज की एक दूसरे लड़के से झगड़ा हो जाता है, और इसी झगड़े के चलते यानी कि अब तो उस मनोज की वह जो बात है यानी कि उस लड़की को चाहने की, उनसे मिलने की, संबंध बनाने की जो बात है वह पहुंच जाती है सरिता के घर पर। और जैसे ही सरिता के घर पे ये पूरी कहानी पहुंची है, अब तो सरिता के माता पिता उस सरिता से साफ मना कर देते हैं कि तुम अब स्कूल नहीं जाओगी। दोस्तों जहां एक और वह सरिता स्कूल जाना बंद कर देती है, अब तो वह जो लड़का मनोज है वह तड़पा करता है उस स्कूल में, क्योंकि उसको उसकी प्रेयसी देखने को नहीं मिल रही है। बस इसी वजह से अब तो वह बड़ा ही दुखी है, लेकिन 4 दिन बाद वापस वह लड़की अपने माता पिता से लड़ झगड़ कर स्कूल आ पहुंचती है। और यहाँ पर बड़ा ही मायूस होते हुए मनोज से पूछता है कि तुम कहाँ थी, लेकिन वह लड़की जब सारी सच्चाई उसको बताती है तो खुद मनोज के पैरों तले भी ज़मीन खिसक जाती है। अब तो वह सोच रहा है यार आखिर उसने ये झगड़ा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। और दोस्तों यहाँ पर वह जो लड़की सरिता है वह बता देती कि उसका जो संबंध है वह तय कर दिया गया है और उसका जो होने वाला पति है वह पुलिसकर्मी है। अब दोस्तों वह जो लड़की है वह उस स्कूल में उससे लास्ट बार मिलने आई थी, वह वापस अपने घर चली जाती है और घर जाकर अब तो उसके माता पिता उस लड़की सरिता की शादी करने की तैयारी में बहुत ही ज़ोर से जुट गए हैं। बड़े ही तसल्ली से वो लोग अपनी बेटी सरिता की उसी महीने में शादी भी करा देते हैं। दोस्तों सरिता को उनका नया पति यानी कि महेंद्र, जो कि पुलिसकर्मी है, हट्टा कट्टा नौजवान व्यक्ति, वो उनको मिला था। अब तो वह जो लड़की इंटर कॉलेज में पढ़ती है उसका जो पति महेंद्र है, महेंद्र के साथ पत्नी बनकर उनके घर तो जाती है, लेकिन जब उसको पहली बार महेंद्र से वह चरम सुख प्राप्त हुआ तो वह सरिता भी अपने आप पर काबू नहीं रख पाई और बस अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया अपने पति महेंद्र के ऊपर। महेंद्र भी बहुत ज़्यादा खुश और यहाँ पर उन दोनों के बीच में खूब ज़्यादा संबंध बना करते। दोनों एक दूसरे से काफ़ी अच्छे ढंग से संतुष्ट तो थे ही, उनका जीवन जैसे ही चलने लगता अब तो महेंद्र भी अपनी ड्यूटी के लिए वहाँ से बरेली के लिए रवाना हो जाता। और जब एक पत्नी को उसके पति का अचानक से बढ़िया प्यार मिलना और फिर अचानक से बंद हो जाना, कहीं ना कोई उस कम उम्र की लड़की यानी कि बालिग तो है, लेकिन उस लड़की को वह जो प्यार की जो कटौती है वह पसंद नहीं आती है और इसी वजह से वह एक दिन एक गलती कर बैठती है और वह अपने आशिक यानी कि उस लड़के
मनोज के पास फ़ोन कर देती है। अब मनोज के पास जैसे वे फ़ोन पहुंचा है, मनोज बेसब्री से उस फ़ोन को उठाता और कहता है, हाँ आ गई ना तुम्हें मेरी याद, बोलो क्या करना है। अब तो वह जो लड़की है बहुत ही बुरी तरह से रोने लगती है, कहने लगती है कि मनोज वह तुमसे दूर होकर बहुत ही ज़्यादा दुख पा रही है। अब वह मनोज कहता है कि बोलो क्या करना है, तेरे पति को मारना है, किसको मारना है, तू बोल ना, मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन वह सरिता उससे कहती है कि नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें तो सिर्फ उसकी बातें माननी है। दरअसल जो उसका पति है वह पति तो अभी बरेली में है, ले उसकी जो सास है वह काफ़ी बूढ़ी बड़ी है, वह नीचे होती है और शाम को जल्दी ही खा पी कर सो जाती है। उसके ससुर तो इस दुनिया में है नहीं, वह अब यहाँ पर अकेली पड़ी पड़ी उस कमरे में सिर्फ आए करवटें बदलने के और कुछ भी नहीं कर पाती है। एक काम करो, तुम टाइम निकाल कर उसके पास आ जाया करो। अब यहाँ पर किसी लड़की के ससुराल में जाना किसी भी लड़के के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन वह जो मनोज जो कि अपनी उस प्रेमिका के प्यार में पागल हो चुका होता है, वह अब बस अपनी प्रेमिका के पास जाने का मतलब कि सोच लेता है, ठान लेता है। वह अब वहाँ पर जाता है। वहाँ जब और पहली बार जब अपनी प्रेमिका यानी कि सरिता को सजा संवरा हुआ देखता है, यानी कि उसके मुंह में पानी आ जाता है, उसकी लार टपकने लगती है। और कहीं ना कहीं वो दोनों यानी कि रात को पहुँचा है मनोज, और मनोज ने अपने प्रेमिका को उसके चौबारे पर देखा, वह उसको अंदर बुला लेती है। वह लड़का अंदर जाता है और यहाँ पर दोनों के बीच में बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से संबंध भी कायम होते हैं। यानी कि अब तो वह जो लड़की सरिता है उसके दोनों हाथों में लड्डू थे, यानी कि जब उसका पति बरेली से आ जाया करता तब वह अपने पति के साथ संबंध बनाती, और जब वह बरेली चला जाया करता तब वह अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाती। यानी कि उसको ऐसी हवस की आग ने जकड़ लिया था कि वह बिना संबंध बनाए बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी, और लगातार इन्हीं संबंधों की आड़ में वह अपने उस वासना के खेल को खेल रही थी। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि वह जो काम कर रही है उसका कितना बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों, एक दिन की बात, वह जो महेंद्र होता है अपने घर पर ही मौजूद होता है। एक दिन उसको उसकी जो माँ है वह कहती है कि बेटा, जब तुम अपने गाँव वहाँ ड्यूटी पर चले जाते हो तब उसके इस कमरे में से कुछ अजीब अजीब तरह की आवाज़ें भी आती है, और एक नहीं दो दो पैरों की आवाज़ आती है, जैसे छत पे आवाज़ आती है। यानी कि अब यहाँ पर कोई ना कोई होता है। उस सास का यही कहना था। अब महेंद्र समझ जाता है उसकी माँ उससे क्या कहना चाहती है। वह ऊपर जाता है, अपनी पत्नी से पूछता है, सरिता यहाँ पर जब वह नहीं होता है तो यहाँ पर कौन आता है। सरिता साफ से तो मना करती है, बिल्कुल कोई नहीं आता। आपको किसने क्या कहा, आपको क्या लगता है यहाँ पर कोई आता होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरिता साहब झूठ तो बोल रही थी, लेकिन वह झूठ को इतनी सफाई से बोल रही थी जैसे कि पकड़ में ही नहीं आएगी। अब तो वह जो महेंद्र है वह उस सरिता के फ़ोन को मांगता है, लेकिन सरिता उसको अपना फ़ोन नहीं देती है। अब यहाँ पर महेंद्र समझ जाता है कि यहाँ दाल में ज़रूर कुछ काला है, या फिर ये दाल ही काली है। अब कहानी बेकार है। वह लड़ झगड़ कर अपने उस सरिता पत्नी से उस फ़ोन को छीन लेता है और उससे अनलॉक करने के लिए बोलता है। अब सरिता उस फ़ोन को जैसे अनलॉक करती है, यहाँ पर सरिता के फ़ोटो उसके आशिक के साथ उसी कमरे में जो कि उन दोनों ने क्लिक करे थे, यानी कि वो जो मनोज और जो वह लड़की यानी कि सरिता है, दोनों बड़े ही प्यार से उन अंतरंग संबंधों के साथ उस फ़ोटो को खींचा करते थे। कहीं ना कहीं वो जो फ़ोटो है वो व्हाट्सएप पे शेयर थे उस लड़के मनोज के फ़ोन से। यहाँ पर वह जो सरिता है उन फ़ोटो को छुपाने के लिए अपने फ़ोन पर तरह तरह के लॉक तो लगा कर रखती है, लेकिन अब तो महेंद्र जैसे उन फ़ोटो को देखता है उसको काटो तो खून नहीं। वह बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और अपनी पत्नी पर ज़बरदस्त तरीके से बरस पड़ता है और उससे कहता है कि यदि तेरे शरीर में इतनी ही वासना की आग जागृत है तो तू उसको बताना, वह 1 महीने की छुट्टी लेगा, हमेशा के लिए नौकरी छोड़ देगा, लेकिन तेरी इस आग को जरूर बुझा देगा। लेकिन यहाँ पर वह सरिता कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उसे गलत समझ रहे हो। लेकिन महेंद्र कहता है अब भी गलत ना समझूँ तो फिर कब समझूँ भाई, तेरे ये खेल उससे मतलब कि परेशान कर रहे हैं। तूने बिल्कुल शर्म नहीं करी कि उसका जो पति भी है फिर भी तू अलग से यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना रही है, और ऐसे लड़के के साथ जिसके साथ तू शादी से पहले भी बना चुकी है। भाई गजब की बात है। मैं अब सब समझ गया हूँ। अब एक काम करो, तुम उस लड़के को भूल जाओ, उसे मना कर दो कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पति को सारी जानकारी हो जाती है। लेकिन अब महेंद्र कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहना। अब तुम एक काम कहना कि उसको एक रात बुलाना है और तुम उससे फ़ोन करोगी, कहोगी कि महेंद्र तो ड्यूटी पर चला गया,
मैं यहाँ कमरे में छुप कर बैठा हूँ और जब वह यहाँ पर आएगा उसके बाद मैं उसको अपने आप देख लूँगा। बस अब तो वह जो सरिता अपने पति की कहना मानती है, क्योंकि भाई उस पर भी दबाव था ज़बरदस्त। वह जो महेंद्र उससे कहने लगा था कि वह उसको हमेशा के लिए छोड़ देगा, लेकिन वह अपने पति से दूर कैसे हो भाई। उसके खर्चा पानी और पति भाई जो घर परिवार का मामला है सब धूमिल हो जाएगा। इसीलिए वह अब अपने आशिक यानी कि मनोज के पास फ़ोन करती है और कहती है कि तुम रात के 10 बजे आ जाना। दरअसल वह जो महेंद्र है वो अपनी ड्यूटी पर चले गए हैं। दोस्तों अब तो वह 5-7 दिन का रोका बैठा मनोज कहीं ना कहीं लाए तो था ही अपने प्रेमिका से मिलने के लिए। वह अब यानी कि अपने दोस्त रोहित को मोटरसाइकिल पर बिठाता है और लेकर चल देता है यानी कि उसकी सरिता के ससुराल में। वहाँ जाता है रात के 10 बजे के करीब और अब जैसे ही वह सरिता के पास फ़ोन करता है, सरिता नीचे आती है, उस गेट को खोलती है और यहाँ पर वो दोनों युवक यानी कि उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक युवक तो बाहर खड़ा है मोटरसाइकिल के पास और जो वह लड़का यानी कि मनोज है, मनोज सरिता के पीछे पीछे ऊपर चला जाता है उसके बेडरूम में। दोस्तों अब तो वहाँ पर 5-6 लोग आते हैं जिनके हाथों में लाठी डंडे और भी तेज़ धारदार हथियार थे, उनको लेकर आते हैं। अब तो वह जो लड़का रोहित जो कि मोटरसाइकिल के पास खड़ा था उसको मालूम तो था कि तुम गलत प्रक्रिया में खड़े हो। वो लोग उससे पूछते कि भाई तुम यहाँ क्यों खड़े हो, तो वह कोई ठीक जवाब नहीं दे पाता। दरअसल वह कहता है कि उसका दोस्त अंदर गया है, वह दोस्त के इंतजार में यहाँ पर खड़ा है। कौन है भाई तेरा दोस्त? इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनका जवाब नहीं दे पाता है वह जो रोहित है। और अब तो उन लोगों का उस रोहित के साथ झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वह जो रोहित है वह ना तो ज़्यादा बोल पाता क्योंकि 4-5 लोगों ने उसको दबोच लिया था और अब उसके सर में एक ऐसी लाठी लगती है, उसी लाठी के लगते ही वह जो रोहित है वहीं पर गिर जाता है और दोस्तों वह बिल्कुल ही बेहोश हो जाता है। अब तो वो जो लोग हैं जिनके साथ महेंद्र भी था सरिता का पति, वह अब अंदर उस घर के अंदर जाता है और सीधा ऊपर चढ़ जाता है अपने बेडरूम में। और दोस्तों वह यहाँ देखकर पूरे हालात को दंग रह गया। दरअसल वह जो लड़की है सरिता उस लड़के के साथ संबंध बना रही होती है, यानी कि अब जो महेंद्र धड़ाक से दरवाजा खोलता है और वह अपनी पत्नी को 2-4 थप्पड़ लगाते हुए कहता है कि डायन तुझसे आज भी नहीं रोका गया। अरे तुझे मालूम था कि आज इस लड़के का अंतिम दिन है, लेकिन आज भी अंतिम दिन तू उसको शारीरिक सुख दे रही है। यहाँ पर सरिता कहती है कि हाँ उसको मालूम है उसका जो आशिक है हमेशा के लिए मरने वाला है। अब इन बातों को जैसे ही वह लड़का मनोज सुनता है वह वहाँ से उठकर भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह भाग ही नहीं पाता। भाई 5-6 लोगों में से कैसे बचकर भागे। अब तो वो लोग उस लड़के को दबोच लेते हैं और बस उस लड़के के साथ ज़बरदस्त वही काम करते हैं जो कि शायद उनको नहीं करना चाहिए था। उस लड़के की जान ले ली जाती है, उस पर बहुत सारे ऐसे वार किए जाते हैं, उसकी उंगलियां तक काट ली जाती हैं। और दोस्तों यहाँ पर उस लड़के मनोज को और मनोज का जो साथी जो रोहित है उसको वहीं बगल में जो गाँव में आने वाला जो रास्ता है उसके किनारे फेंक कर भाग आते हैं। दोस्तों वो लोग तो सब अपने अपने घर में जाकर सो गए। वह जो सरिता है उसका रो रो कर बुरा हाल है। अब तो वह मनोज जैसे घर में आता है वह अपनी पत्नी को रोते हुए देख वह अपनी पत्नी को ज़बरदस्त तरीके से पीटता भी है और उसके साथ जबरन संबंध बनाने की पूरी कोशिश करता है और उससे कहता है कि ले अब बुझा तू कैसे अपने हवस की आग को बुझाती। अब तो सुबह सुबह जो लोग गांव से बाहर जा रहे थे वो लोग उन बच्चों की डेड बॉडी को वहाँ पर देखते हैं। वो लोग अब उन 2 लड़कों की डेड बॉडी को वहाँ पर पड़ा हुआ देखते हैं। जब उनकी जान पहचान कराई जाती है तो मालूम चलता है कि यह पड़ोसी गांव के रहने वाले 2 लड़के हैं। पुलिस की सहायता से अब उन लड़कों का पोस्टमार्टम वगैरह कराया जाता है। पोस्टमार्टम कराने के बाद मालूम चलता है कि ये लड़के लोग यानी कि पड़ोसी गांव के हैं। उनके माता पिता भी आ जाते हैं और उनके अंतिम संस्कार करने के लिए मना कर देते हैं और पुलिस पर दबाव डालने लगते हैं कि इसके जो मुख्य दोषी है उनको ढूंढ कर लाया जाए। और दोस्तों अब यहाँ पर जैसी कॉल डिटेल वगैरह की पूरी जानकारी निकाली जाती है उसमें मालूम चलता है कि इस लड़के मनोज की जो जान पहचान थी इसी गांव की बहू जिसका नाम सरिता है उससे होती है। दरअसल ये सरिता भी उसी गांव के रहने वाली है जहाँ का मनोज रहने वाला था। दोस्तों अब तो सरिता के पास जाया जाता है, उसको पूछताछ की जाती है और जब सरिता से पूछताछ की जाती है तब जाकर वह जो सरिता है अपने पति महेंद्र का नाम भी लेती है और कैसे कैसे उस सरिता का वह संबंध होने उसका पूरा संसार ही उजाड़ दिया। दोस्तों अब तो वह जो लड़का यानी कि मनोज है, मनोज जो कि बरेली में एक थाने में कार्यरत था उसको भी बुलाया जाता है। दोस्तों अब तो महेंद्र को भी जब लाइन हाजिर किया गया
तब महेंद्र ने अपनी सारी सच्चाई बयां कर दी। उसने साफ साफ शब्दों में अपने द्वारा किए गए गुनाह को कबूल कर लिया और उसने कह दिया कि भाई ऐसी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए जो कि अपनी शादी होने के बाद भी अपने प्रेम संबंधों को जारी रखती है, उससे कैसे निपटा जाए, आप उसे कोई दूसरा तरीका बता दो। तो पुलिसकर्मी उससे कहते हैं कि उसको तलाक दे दे भाई, लेकिन इतना भयंकर कर्म क्यों करता है, 2 बच्चों की हत्या कर दी भाई। अब एक काम करो, अब सलाखों के पीछे चलो, तुमको पता तो है रिमांड तो होगा नहीं भाई। अब जब तुमने अपना गुनाह कबूल ही कर लिया तो फिर रिमांड कैसे होगा। अब तो वह जो सरिता है और सरिता अपने पति महेंद्र के साथ उस थाने में तो बंद है और अब वहाँ से जब उनकी सुनवाई की जाती कोर्ट के द्वारा उनको जेल में भेज दिया गया है। दोस्तों देखा आपने कैसे एक महिला यानी कि अपने प्रेम संबंध को जारी रखने के चक्कर में, अपने दोनों हाथों में लड्डू रखने के चक्कर में एक ऐसा काम करवा देती है, यानी कि उसने अपने पति को भी मरवा दिया, जेल में है, मरने के बराबर ही है भाई, और उसने अपने उस जो प्रेमी है उसको जान से ही मरवा दिया। साथ ही साथ एक लड़का रोहित जो कि उसका सिर्फ दोस्त था, जिसका कोई दोस्त नहीं था, उसका सिर्फ दोस्त इतना ही तो था कि वह अपने मित्र के साथ आया, यही उसका दोस्त था, लेकिन वह अब उस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। भाई मेरा सभी से निवेदन है कि इस प्रकार के किसी भी अवैध संबंध की आड़ में किसी भी आदमी पर यकीन मत करना भैया, और ख़ासकर शादीशुदा महिलाओं पर। लड़की तो एक बार की शायद आपके बारे में सोच भी ले, लेकिन ये शादीशुदा महिलाएं बहुत जल्दी मजबूर भी होती हैं और दुखी भी होती हैं, फिर कुछ ना कुछ ऐसे कांड हो जाते हैं जिनके बारे में बता पाना शायद मुश्किल ही है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो, समझ तो गए होंगे मैं आखिर क्या कहना चाहता हूँ। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।